हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा हमारा 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका ये 3rd पार्ट है। अगर आपने चैप्टर को सीरियसली और ध्यान से समझना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना होगा, उसके बाद ही आपको इस पार्ट की समझ आएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा फ्रेंच के ऊपर ही, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक की। देखते हैं कि फ्रांस में यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं। एबोलिश करना का मतलब होता है ख़त्म करना, मोनार्की का मतलब होता है राजे महाराजे का राज, एंड बिकम रिपब्लिक का मतलब होता है आज़ाद होना। तो इसमें ये देखेंगे कि कैसे कुछ समय के लिए मोनार्की ख़त्म हो गई थी और कैसे रिपब्लिक आई थी, कौन लेके आया था रिपब्लिक मतलब आज़ादी। तो बेसिकली आई होप पीछे वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया था। एक्टिव और पैसिव सिटीज़न का जो भेदभाव नेशनल असेंबली में करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं लुइस 16, जो हमें पता है जो किंग था, जिसकी पावर सिर्फ नाम की पावर रह गई थी। तो उसने क्या किया, चालाकी से सीक्रेटली प्लान ऑन ए ओवर थ्रू द नेशनल असेंबली। तो बेसिकली उसने प्लान किया, ओवर थ्रू का मतलब होता है नेशनल असेंबली को ख़त्म करने के लिए, उसकी पावर को गिराने के लिए, विद द किंग ऑफ पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के किंग और पर्शिया के किंग के साथ मिलके उसने नेशनल असेंबली को गिराना शुरू किया, जिसके चक्कर में उसने क्या किया, सीक्रेटली प्लान की बहुत सारी मीटिंग्स। अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्प द किंग, जो राजे की हेल्प किसने की थी, और भी बहुत सारे जो उसके आस पड़ोस में राजे थे उन्होंने भी लुइस 16 की हेल्प की। हेल्प क्यों की, क्योंकि उनको भी डर था अगर लुइस 16 की पावर जा सकती है तो उनकी पावर भी जा सकती है। पर हुआ क्या, बट बिफोर द कुड हैपन, ये होता मतलब नेशनल असेंबली की पावर जाती, उससे पहले नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई कि लुइस 16 उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो उसने उसने वार डिक्लेयर कर दी, किसके, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के किंग और पर्शिया के किंग के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। हमने पिछली वीडियो में ये देखा है कि नेशनल असेंबली ने भी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी पावर का मिसयूज़ करेगा दोबारा से पावर किसी नए बंदे के हाथ में आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर राजे के बीच में और नेशनल असेंबली के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें जो राजा था, किंग लोग थे, वो बुरी तरह हार गए और लास्ट में पावर किसके पास में रह गई थी, नेशनल असेंबली में। तो नेशनल असेंबली में देखते हैं कि बहुत सारी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था, एक्टिव सिटीज़न बना दिए थे, पैसिव सिटीज़न बना दिए थे, वुमेंस को वोट्स के अधिकार नहीं थे। तो बेसिकली नेशनल असेंबली की अच्छी बात नहीं थी। अब हम देखेंगे कि पावर अब तीसरी पोजीशन के हाथ में आने वाली है। तो बेसिकली इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन आर्मी। तो नेशनल असेंबली की जो लड़ाई हुई थी राजे और नेशनल असेंबली के बीच, वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने नेशनल असेंबली को ज्वाइन किया ताकि वो राजों को हरा सके। बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए, किसने लिखे थे सॉन्ग, रॉबर्ट डी इजले ने। तो सॉन्ग का नाम है मार्सिलियस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन ऐसे लिखा, देश की आज़ादी को प्रकाश करने के लिए, उसको जगाने के लिए लोगों को, वैसे ही रॉबर्ट डी इसले जो फ्रांस का आर्टिस्ट था उसने भी बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। तो बेसिकली एट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमने देखा था का पीछे कि नेशनल असेंबली ने क्या किया था, वुमेंस को कोई वोट के अधिकार नहीं दिए थे और वीकर सेक्शन को कोई भी वोट्स के अधिकार नहीं मिले। तो बेसिकली हुआ क्या, रेवोल्यूशनर फर्दर डिमांड ग्रेट पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो रेवोल्यूशन थी वो फर्दर डिमांड में लग गई कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कोई सभी को वोट देने का हक। एग्जाम्पल के लिए वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन के लिए भी वोटिंग राइट होने चाहिए। तब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब, जिसमें सबसे फेमस है जैकोबियन क्लब, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम देखेंगे अब पावर जैकोबियन क्लब के पास आने वाली है। पहले पावर लुइस 16 के पास थी, उसने पावर का मिसयूज़ किया। उसके बाद नेशनल असेंबली, उसने पावर का मिसयूज़ किया। उसके बाद अब देखते हैं जैकोबियन क्लब, जो बना था
1792, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, एग्ज़ाम में आती होती है कि जैकोबियन क्लब कब बना। आई होप वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ गई। एक इन्फॉर्मेशन बेटा, अगर आपने ये नोट्स लेने हैं स्पेशल नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि हम देखते हैं जैकोबियन क्लब का क्या सीन है, जैकोबियन क्लब की क्या डिमांड थी, क्या था उसमें। तो बेसिकली जैकोबियन क्लब का नेम रखा गया गॉड इज़ नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ, बेटा उसने किसने बनाया था, जैकोब ने। जैकोब एक पर्सन का नाम है जिसके नाम पे जैकोबियन क्लब रखा गया था, वो था पेरिस का। तो इसके मेंबर्स में क्या थे, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके मेंबर वही थे जिनको समाज में कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। और इसका लीडर कौन था प्रेजेंटली उस समय चल रहा था, मैक्समिलियन रोबेस्पायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आगे डिस्कस करेंगे इसने क्या क्या किया। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि मैक्समिलियन रोबेस्पायर जो था इसका लीडर था। और इनका ड्रेस कोड भी था एक, जैसे जैकोबियन क्लब का एक ड्रेस कोड था जो लोग ये डाल के रखते थे, जिससे पता चलता था कि ये जैकोबियन का पर्सन है। तो बेसिकली ये देखो ड्रेस कोड है इसका, ये वाला जो मैंने पिक्चर लगाई है। तो ड्रेस कोड क्या है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, इनके ट्राउज़र मतलब पहनने वाली पैंट्स जो होती थी बड़ी ज़रा लॉन्ग होती थी। और वेयर रेड कैप, जो रेड कैप पहनते थे वो लिबर्टी की प्रतीक थी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो देवर एज सैन क्लाउड्स, इनके जो कपड़े थे उनका ये नाम रखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज में, जो क्या थे, दोज विदाउट नीज ब्रीचेस। नीज ब्रीचेस का मतलब क्या होता है, जो इनके नीचे वाली पैंट थी वो पूरी की पूरी जूतों के साथ अटैच थी, उसको क्या बोलते हैं, विदाउट नी ब्रीचेस। ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। आई होप ये जैकोबियन क्लब का थोड़ा सा सीन आपको समझ आ गया। उस समय समाज में जैकोबियन क्लब के साथ साथ एक नई असेंबली भी बनी थी जिसका नाम था कन्वेंशनल, CONVENTION कन्वेंशन। तो उनकी डिमांड क्या थी, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर, जो भी एक मैन है 21 ईयर के, जितने भी सोसाइटी में मैन है, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है, ठीक है, एंड अबव, उससे ज़्यादा, गॉड द राइट टू वोट, उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी नई समाज में सोसाइटी कहती थी, कन्वेंशन। ये इसके एग्ज़ाम में पेपर आते रहते हैं कि कन्वेंशन असेंबली, न्यू असेंबली थी जो किसके साथ थी, किसके पैरेलल थी, वो थी जैकोबियन क्लब के पैरेलल। नाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक, अब फ्रांस में रिपब्लिक थी। अब हमें पता चल गया था कि फ्रांस में अब तो ना तो लुई 16 का राज है ना ही तो नेशनल असेंबली का, अब किसका राज है, जैकोबियन क्लब का। आई होप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ लुईस 16 के साथ। आपके मन में डाउट आया होगा कि लुईस 16 के साथ क्या किया गया। तो यहाँ पर एक वर्ड रह गया था, रिपब्लिक, मतलब नो हेरिडिटी मोनार्की। हेरिडिटी की मोनार्की का मतलब होता है राजा, फिर राजे का बेटा आता है, फिर उसका बेटा आता है, मतलब ये ख़त्म हो गया। अब जो एलिजिबल होगा वही राजा बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो लुई 16 के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपन टू हिम, तो उसको सेंटेंस टू डेथ, उसको मरवा दिया गया था। एलिगेशन क्या लगाया था उसके ऊपर, ट्रीजन का, TRESON। ट्रीजन का मतलब होता है देश के साथ उसने गद्दारी की थी। तो बेसिकली ये थोड़ा सा सिनेरियो था उसके ऊपर, लुई 16 के ऊपर। और उसके बाद जो जैकोबियन क्लब हम कर रहे हैं वो भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स लाता रहता था। जैसे समर में भी ये क्वेश्चन आता होता है कि जैकोबियन क्लब ने समर में कब और कहाँ पर रेवोल्यूशन लेके आए थे, तो 1792 में, कहाँ पर, पर्शिया में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट उसके बारे में, जैकोबियन क्लब के बारे में। आगे देखते हैं रीज़न ऑफ टेरर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। तो रीज़न ऑफ टेरर बोला जाता है मैक्समिलियन रोबेस्पायर के टाइम पीरियड को। क्यों बोला जाता है इसको मैं समझाता हूँ। जो मैक्समिलियन रोबेस्पायर था, जब उसको पावर मिली तब उसने क्या किया, पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब
उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। तो बेसिकली उसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डर का माहौल था, इसलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ टेरर। किसके पीरियड में, टाइम पीरियड में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। याद रखो, पेपर में आता होता है। द टाइम पीरियड नोन एज रीजन ऑफ टेरर कब का टाइम है, 1793 से लेके 1794, 1 साल चला था। कौन सा, ये रीजन ऑफ टेरर। आई होप यहाँ तक समझ आ गई आपको। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी बाय, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, चाहे उसकी पार्टी का है चाहे कोई और पार्टी का है, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसको मरवा दिया जाता था। नोबेल्स, चाहे कोई नोबेल है, महान है, क्लर्गी है, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इवन इज ओन पार्टी, चाहे उसकी पार्टी का है, उसने अगर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की बात नहीं मानी, वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्रेंड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल उसने बनाई थी। इसका काम मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इसका क्या काम होता था, ये कैंप लगाए हुए थे उसने जगह जगह पर, जहाँ पर लोगों को क्या किया जाता था, मरवाया जाता था। मतलब जैसे आजकल कोविड के इंजेक्शन लगते हैं ना कैंप में, उस समय क्या था, वहाँ पर ऐसे कैंप लगाए हुए थे जहाँ पर लोगों को मरवाया जाता था जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की बात नहीं मानते थे। तो पनिशमेंट डेथ किसके, एक डिवाइस बनाया हुआ था, ये देखो यहाँ पर गर्दन रखी जाती थी, ऊपर से ये ब्लेड से छोड़ दिया जाता था, उसकी सर कलम कर दिया जाता था, मतलब मुंडी अलग। तो यहाँ पर इसका नेम क्या था डिवाइस का, गुलिट्रिन, GUILLOTINE। और बनाया किसने था, उसके आगे डॉक्टर लगा दो, डॉक्टर गुलिटिन, इसने बनाया था। तो ये एक पनिशमेंट दी जाती थी उसको अगर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की अगर कोई बात नहीं मानता था। अगला कॉन्सेप्ट आता है चेंजेस बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने राजा बनने के बाद क्या क्या चेंजेस किए, तो फर्स्ट है मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजिस, मतलब सभी को वेजिस, तनख्वाह वो क्या होएगी, मिलेगी। प्राइजेज मीट एंड ब्रेड क्या हो गए, रोटेट, मतलब उसने प्राइजेस क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ऐसे नहीं है कि कोई गड़बड़ करेगा, कोई इस यहाँ पर प्राइजेस ज़्यादा लगाएगा वहाँ पर कम लगाएगा। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट है फोर्स सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। उसने क्या किया था कि उस समय किसान क्या करते थे, अपने पास उनकी फसलों को संभाल के रख लेते थे और आने वाले टाइम में महंगी बेचते थे। तो उसने ये बंद कर दिया, उसने क्या किया, फोर्सली बेचनी पड़ेगी आपको। और प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, उसने इक्वालिटी लाने की कोशिश की। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे, तो बेसिकली उसके समाज में सर भी होते थे और मैडम भी होती थी। तो उस समय सर को क्या बोला जाता था, मोनिसियर, MONSIEW, ठीक है, वो उस फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। और मैडम को क्या बोला जाता है, मैडमे, MADAME, मैडमे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये फर्स्ट 3 चेंजेस किए। लास्ट चेंजेस उसने क्या किया, चर्चिज़ वर शट डाउन। उस समय जो भी चर्चिस थी उसने बंद कर दी। तो ये उसने काम किया। और उसने क्या किया था, उस समय रीजन ऑफ टेरर इसलिए बोला जाता था, उसने बहुत सारे मर्डर करवाए थे। तो लास्ट में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर को क्या किया गया, रॉबेस्पायर ने जब अपनी क्या किया था, पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उसने क्या किया था, लास्ट में उसको मरवा दिया गया था, ठीक है। कब, 1794 में उसको ही डेथ दे दी गई पनिशमेंट। और कौन से डिवाइस से, जो उसने बनाया था, गुलिटिन, GUILLOTINE, वहाँ से उसको डेथ उसकी करवा दी गई थी। आई होप आज जितना करवाया आपको समझ आ गया। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बैक से हमने क्या किया। एक तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के बारे में किया, उसने क्या क्या चेंज किए, और रीजन ऑफ टेरर के बारे में किया, और उसके बाद ये जैकोबियन क्लब के बारे में देखा हमने, और उसके पहले कि क्या क्या चेंजेस हुए थे सोसाइटी में, मोनार्की कैसे रिपब्लिक बनी थी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, उसके बाद हम कर लेते हैं उसको, वेट। तो बेसिकली अब किसी के पास पावर नहीं है। पहले आई थी लुई 16 के पास, फिर आई नेशनल असेंबली के पास, फिर आई उसके बाद
जैकोबियन क्लब के पास। अब देखते हैं कि जैकोबियन क्लब में जब उसकी डेथ हो गई मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की, तब फ्रांस में क्या था? तब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल चला था। कौन सा नया रूल? डायरेक्टरी सॉरी। तो आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन क्लब जब गिरना शुरू हुआ तो मिडिल क्लास थी वो वेल्दियर होनी शुरू हो गई थी। एक स्टोरी है, मिडिल क्लास के पास पैसा आना शुरू हो गया और उन्होंने एक्वायर की पावर बनाई और देन दे मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब पावर किसके हाथ में है? डायरेक्टरी के हाथ में। तो बेसिकली गिविंग वोटिंग राइट टू नॉन प्रॉस्परस सेक्शन। उन्होंने क्या किया? सभी सेक्शंस को वोटिंग के अधिकार दे दिए। पहले लुई 16, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली के बाद जैकोबियन क्लब के साथ साथ कौन सी एक कन्वेंशनल जो एक असेंबली बनी थी जैकोबियन क्लब में। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की डेथ के बाद पावर किसके पास आई? डायरेक्टरी के पास। उसके बाद उन्होंने सभी को क्या किया? वोटिंग के अधिकार दे दिए गए थे। तो लास्ट में सम चेंजेस उन्होंने किए। इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने क्या क्या सुधार किए? जो डायरेक्टरी थी उसमें 5 मेंबर उसने बना दिए। जो भी डायरेक्टरी में रूल करेगा वो 1 मेंबर के द्वारा नहीं किया जाएगा, 5 मेंबर बना दिए, जिसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि 5 मेंबर ही क्यों होते हैं उसमें? तो उन्होंने क्या किया था? पिछली जो स्टोरीज है उन्होंने देखा था लुई 16 के पास है पावर, नेशनल असेंबली के पास है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर के पास है फुल पावर। तो जिसको फुल पावर मिलती है वो पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? 5 मेंबरों की कमेटी बनाई। तो दे लर्न ए लेसन फ्रॉम 1 मेंबर एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबियन क्लब। उनको ये पता चल गया था कि 1 मेंबर से संभाली नहीं जाएगी, तो इसीलिए 5 मेंबर्स की कमेटी होनी चाहिए जो पूरा देश संभाले। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो लास्ट में क्या होता था? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना और डायरेक्टरी के बीच में बड़ी सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है लड़ाइयाँ, मतलब ये इसकी बात नहीं मानता था, ये इसकी बात नहीं मानता था। तो बेसिकली तब राइजिंग ऑफ नेपोलियन बोनेपार्ट, तब पावर किसके हाथ में आ गई? नेपोलियन बोनेपार्ट। जो आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो नेपोलियन से शुरू होता है। इस चैप्टर में स्टोरी पार्ट ख़त्म होता है। स्टोरी पार्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पावर थी लुई 16 के पास, उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके बाद जैकोबियन क्लब के साथ साथ कन्वेंशनल जो पार्टी बनी थी, उसके बाद लास्ट में क्या आया था जो हमने पीछे पढ़ा था, ये मैं दिखा देता हूँ कि डायरेक्टरी रूल में भी क्या थी? लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। लास्ट में पावर किसके हाथ में आई? नेपोलियन। ठीक है, तो ये थे स्टेप बाय स्टेप किसके पास पावर है। ये आपने एज इट इज़ याद रखना। जो 10th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो नेपोलियन से शुरू होगा। अब आपके चैप्टर का स्टोरी पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में जो इसका 4th पार्ट होगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।